I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Today we will study about the enthalpy of ionization, जिसको हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा हम क्या देते हैं। तो हम कहते हैं 1 मोल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के पूर्ण आयनन में अवशोषित ऊष्मा को उस अम्ल या क्षार की आयनन ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी अगर हम वीक एसिड या वीक बेस ले रहे हैं, उसको हम पूर्णतया उसको आयनन उसका हो रहा है, तो उसमें जो अवशोषित ऊष्मा होगी उसे हम उसकी आयनन ऊष्मा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर NaCl जो है वो आपका सॉल्ट है। NaCl नहीं लेके हम क्या ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं। तो NH4OH जो है उसका आयनन किस में हो जाएगा, NH4+ और OH-। तो पहले जो है ये किस फॉर्म में आएंगे, ये गैसियस फॉर्म में आएंगे। जब हम बीकर में हमने अगर वाटर ले लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, NH4OH डाल दिया, तो यहाँ पर आपके सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, आयंस बनेंगे। और सेकंड जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आयंस जो हैं वो हाइड्रेट हो जाएंगे, उनके चारों तरफ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड उसको कर लेंगे। तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें कि कंपाउंड जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में था, जब आपने उसको वाटर में डाला तो सॉल्वेंट से उसको एनर्जी मिली, जिसके कारण जो है वो आयंस में विभाजित हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यानी कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटने पर आयंस जो बन रहे हैं, तो उसमें जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को करने के लिए वो लैटिस एनर्जी है ना। और सेकंड स्टेप में जो आयंस बन गए, अब वो आयंस जो आपके NH4+ और OH- हो गए, उनके चारों तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सराउंड कर लेंगे, यानी कि वो हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो तो क्या है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और सेकंड जो प्रोसेस है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि पहला जो स्टेप, जब आयंस में हमने उसको तोड़ा तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी उस काम के लिए, है ना। आयंस को जो है उनको अपन जो है क्योंकि तोड़ रहे हैं, और दूसरे स्टेप में जब आयंस हाइड्रेट हो रहे हैं तो वहाँ पे ऊर्जा जो है निकलती है। बच्चों, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी जब मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और जहाँ पर भी अगर आयन से मिलकर, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है, वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अब हमको अगर कहा जाए कि भाई NH4+ OH जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी आप आयनन ऊष्मा निकालिए NH4+ OH-। तो हमें पता है इसकी जो आयनन ऊष्मा है वो कितनी होती है, +1.43 किलो कैलोरीज पर मोल। और हमने ये कैसे कैलकुलेट करी, हम उसके लिए
अपनी दो इक्वेशन लेते हैं। पहली जो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें कि HCl एक्वस NaOH एक्वस जो है मिलके क्या दे रहा है आपको, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। और यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थी स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, जो हम स्टैंडर्ड स्टेट में हमने एंथैल्पी पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन की, उसका मान क्या था, -13.7 किलो कैलोरीज। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, अगर हम HCl एक्वस का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, उसको अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, NH4Cl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। और साथ में यहाँ पर जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी निकल रही है वो कितनी है, दैट इज़ -12.27 किलो कैलोरीज। ये हमने पहले बता चुके हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको जो है कितनी ऊर्जा निकल रही है, -13.7। और जब हम उसमें एक वीक ले लेते हैं तो ये मान जो है कम हो जाता है, क्योंकि अब कुछ एनर्जी की जो ज़रूरत है वो किस में पड़ जाती है, इसकी आयनीकरण में, क्योंकि ये पूर्णतः आयनन इसका नहीं होता है, दुर्बल है ये, तो कुछ ऊर्जा इसमें यूज़ हो जाती है, इसलिए इसका मान -13.7 से -12.27 हो जाता है। तो इन दोनों की मदद से हम जो है क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इन दोनों की मदद से हम ये मान जो है ये निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वहाँ पर हमारा क्या है, H प्लस Cl माइनस प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, और ये दे रहा है हमको Na प्लस Cl माइनस और प्लस वाटर, है ना, लिक्विड। अब ये जो है आपका एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, अब Cl माइनस कट जाता है, Na प्लस कट जाता है, और आपका क्या बच जाता है, H प्लस OH माइनस गिव्स यू H2O लिक्विड। और यहाँ पर जो आपका न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या हो गया, दैट इज़ -13.7 किलो कैलोरीज। अब बच्चों हम सेकेंड स्टेप को लें तो सेकेंड स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपका क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस NH4OOH गिव्स यू NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन है आपका कितना है, -12.27 किलो कैलोरीज। तो अब हम इसको देखें तो इसमें भी हमारा ये कट जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, H पॉजिटिव प्लस NH4OH गिव्स यू NH4 पॉजिटिव प्लस H2O लिक्विड। ठीक है। तो अब हम ये हमारी, अगर हम इनको 3 और 4 इक्वेशन मान लें, ठीक है, ये फ्रॉम फर्स्ट आया है और ये फ्रॉम सेकेंड आया है, तो हमारे पास अगर हम 4 - 3 इक्वेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4OH एक्वस इज इक्वल टू NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, और ये हो जाएगा -12.27 माइनस -13.7 इज इक्वल टू प्लस 1.43 किलो कैलोरीज पर कैलोरीज आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, जिनका हमको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम देखेंगे कि
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन एंथैल्पी, विलयन ऊष्मा। ठीक है। अब बच्चों विलयन ऊष्मा में भी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एक मोल पदार्थ को विलायक की अधिक किंतु निश्चित मात्रा में घोलने पर पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन डेल एच पदार्थ समाकलन विलयन ऊष्मा कहलाती है। एक मोल पदार्थ को विलायक की अधिक किंतु निश्चित मात्रा में घोलने पर पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन पदार्थ समाकलन विलयन ऊष्मा कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं, हमें इससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कुछ पदार्थ जो हैं जब हम उनको घोलते हैं तो बर्तन जिसमें आप उनको मिला रहे हैं या तो गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये किस बात पे बेस्ड है? ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको हमने पहले उदाहरण पढ़ा हुआ है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? NaCl और वाटर मिल जाता है। और यहाँ ये जो है एक्सोथर्मिक है और -13.7 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है और हमारा जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा जो है वो निकल रही है। किंतु अगर हम KCl लेते हैं, ठीक है, और उसको हम पानी में मिला रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये क्या होता है? इसमें बीकर जो है वो आपका ठंडा हो जाता है, जिसमें कि पता चल रहा है कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो टोटल एंथैल्पी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो लैटिस एनर्जी पे कि आपको बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, और दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि कितना जो है वो हाइड्रेशन करके ऊर्जा जो है निकल रही है। इस काम में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पर एनर्जी जो है निकलती है। तो इन दोनों का जो वो होगा, तो बच्चों जो डेल एच सोल्यूशन हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? डेल एच लैटिस प्लस डेल एच हाइड्रेशन। ठीक है, तो जो टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो जो लैटिस आपकी ऊर्जा है, एंथैल्पी है, उसका मान प्लस जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसके मान के बराबर होगा। अब हमने कहा लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होती है, क्योंकि उसमें हमको ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो मॉलिक्यूल को तोड़ती है, तो वो आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी और हाइड्रेशन जो है वो नेगेटिव में होगी। तो अब डिपेंड करेगा
कि लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या है, उस हिसाब से डेल एच सोल्यूशन आपका आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम NaCl का डेल एच सोल्यूशन हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? डेल एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल एच लैटिस, इस फॉर्मूले में रख के दिस विल बी लैटिस, इसकी जो है वो प्लस 790 किलो जूल्स है और जो हाइड्रेशन है वो कितनी है? -24 प्लस -359, इसका मान ये आ जाता है। अब कैसे निकाला हमने ये? क्योंकि हमारे पास जो NaCl के जो Na प्लस और Cl माइनस आयन्स आ गए हैं गैसीय स्टेट में, वो फिर वाटर के साथ मिलकर वो सराउंडेड बन हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, और जो हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम और क्लोराइड आयन्स की है वो -24 और -359 किलो जूल्स है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इसको हम प्लस 790 और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस में मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 783। ठीक है ना? तो आपका कितना आ गया? +7 किलो जूल्स जो है वो एनर्जी इसमें डेल एच सोल्यूशन हमारी एंथैल्पी का मान आ जाता है। यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से अब हमको अगर लैटिस एनर्जी निकालनी है, किसी चीज़ की हमको लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, तो अगर हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो उसमें से हम हाइड्रेशन को माइनस करके एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अब बच्चों आगे वापस अगर हम चलें कि समाकलन, हमारा जो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम देखें तो हम देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास HCl है गैसियस फॉर्म में और वो 100 मोल्स ऑफ H2O के साथ मिलकर HCl 100 H2O दे देता है। तो जैसे हमने परिभाषा में कहा था इसकी कि क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एक मोल पदार्थ को विलायक की जो है अधिक किंतु निश्चित मात्रा में घोलने पर जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे हम समाकलन विलयन ऊष्मा कहते हैं। तो इसका मान है -17.35 किलो कैलोरीज। हमें पता है एंथैल्पी की हम जो यूनिट्स लेते हैं या तो कैलोरीज में या जूल्स में लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम 400 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल में घोल देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड 400 H2O इसको कहा जाएगा। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टेट में इसका मान है वो है -18.8 किलो कैलोरीज। तो हम कहते हैं कि अगर हम ये जो हमारे सॉल्यूशन आ गए HCl 100 H2O, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया, हमने अधिक मात्रा ली पर हमने उनकी निश्चित मात्रा ली। अब अगर हम इनका तनुकरण करते हैं, इनका डाइल्यूशन करते हैं तो हम देखेंगे कि इनकी जो एंथैल्पी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसमें? एंथैल्पी का जो मान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि तनुता के साथ डेल एच के मान में वृद्धि होती है और अनंत जो लिमिटिंग वैल्यू है वो प्राप्त होती है। तो इस विलयन को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, या जिसको हम अनंत तनु विलयन बोलते हैं। अनंत तनु विलयन। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसको हमने और अगर तनुता उसकी हमने बढ़ा दी, यानी कि हम उसको अनंत तनुता तक ले गए हैं, तो हमारा विलयन कैसा बन जाएगा? इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बच्चों आगे
हम देखते हैं कि डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमारी इंटीग्रल एंथैल्पी थी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि अवकलन, जो आपकी एंथैल्पी है वो क्या होती है। तो हम इसमें कहते हैं कि पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर उत्पन्न होता है और अधिक तनुकरण करने पर कोई ऊष्मा विनिमय जिसमें न हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि ऊष्मा में वह परिवर्तन जब एक मोल पदार्थ को हमने, एक मोल जो आपका पदार्थ था उसको हमने घोला है, ठीक है ना, आधिक्य में घोला है। किस में घोला है, उसको हमने आधिक्य में घोला है, और उसके तनुकरण करने पर, उसको अगर हम आगे उसका तनुकरण करते हैं तो उसमें कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि आपने एक मोल पदार्थ को काफ़ी अधिक जो है विलायक में हमने घोल दिया है, और उसके आगे अगर हम उसकी तनुकरण करते हैं तो उसमें ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर HCl, उदाहरण के तौर पर HCl का अगर हम HCl जो कि हमारे पास गैसियस स्टेट में है, उसका एक्वस फॉर्म HCl हमारा एक्वस बन जाएगा, और यहाँ पर जो डेल एच का मान है वो -74.85 किलो जूल्स या 17.89 किलो कैलोरीज हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देखो कि हमने HCl जो है वो हमारे गैसियस स्टेट में है, और हम एक्वस क्या लिख रहे हैं, उसको काफ़ी अधिक मात्रा में हम उसको घोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका HCl एक्वस फॉर्म में बन गया है, और जो एंथैल्पी में चेंज है वो ये आ गया है। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरा उदाहरण अगर देखें कि हमारे पास NaCl है, सॉलिड है, उसको हमने अधिक मात्रा में जो है घोल दिया है, तो हमारे पास NaCl एक्वस बन गया है, और यहाँ पर जो डेल एच परिवर्तन है वो 9.54 किलो जूल्स है और 2.28 किलो कैलोरीज है। तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें कि हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है अधिक मात्रा में घोलकर, और उससे अधिक उसकी तनुता करेंगे तो कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हमने NaCl को घोला है तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। अब ये हमारा डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था। फर्स्ट हमने इंटीग्रल पढ़ा। अब तीसरा हमारा है हीट ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण की ऊष्मा। तो इसमें हम कहते हैं कि पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन, पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि विलयन की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने में होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि सपोज हमने हमारा HCl का जो है 10 वाटर के साथ हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, और अगर हम
उसमें और 15 मोल वाटर जो है जोड़ देते हैं, तो हमारा जो HCl का जो दूसरी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हुआ, दूसरी सांद्रता का, वो क्या हो गया 25H2O। और यहाँ पे डेल H का मान क्या आ जाएगा -3.02 किलो जूल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने हीट ऑफ सॉल्यूशन को 3 प्रकार से पढ़ा। एक तो आपका समाकलन इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा अवकलन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा हीट ऑफ डाइल्यूशन तनुकरण की ऊष्मा। अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो किसी में जो है ऊष्मा निकलती है, किसी में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये निर्भर करता है कि जब जो हम कंपाउंड घोल रहे हैं उसको जब हम मतलब वो विलाय के अंदर जब आयंस के फॉर्म में जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जा खर्च हुई, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो कितनी ऊर्जा निकली, इसके ऊपर वह निर्भर करेगा। थैंक यू।